हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था अबाउट दी टेरिटरी एंड वी कंटिन्यू विद दैट। हम उसी को फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। भी बच्चे आ रहे हैं, एक सेकेंड थोड़ा सा। ठीक, सो दैट इज हाउ वी गो अहेड। हमने जो डिस्कस किया था डोमेस्टिक टेरिटरी के लिए नेशनल इनकम में, ये दो टॉपिक्स हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, जो ऊपर के कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। अब हमारा जो आगे डिस्कशन होगा वो इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर होगा, ठीक है। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस कॉन्सेप्ट फर्दर, क्लासिफिकेशन वगैरह। इकोनॉमिक टेरिटरी हमने डिस्कस किया, फिर हम रेसिडेंस वगैरह ये सब बातें करेंगे। तो बिफोर आई गेट इनटू इकोनॉमिक टेरिटरी, शीट में एक चीज और थोड़ी सी आपको बतानी, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। हर इकोनॉमी में क्या होता है कि एक इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन होता है, ये आपने बहुत बचपन से पढ़ा हुआ है, मतलब इवन इन योर 9th and 10th यू मस्ट हैव स्टडीड कि हमारी इकोनॉमी में तीन सेक्टर्स होते हैं, एक प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। हम अपनी इकोनॉमी का प्रोडक्ट को समझने के लिए हम तीन सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। प्राइमरी सेक्टर्स टेक थिंग्स फ्रॉम द नेचर, वो नेचर से लेते हैं, चाहे हमारा लंबरिंग हो, लकड़ियां लेना हुआ, या फिर हम फिशिंग है, या एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर ठीक है, तो ये कुछ हम प्राइमरी सेक्टर्स हैं। फिर जो प्राइमरी सेक्टर्स में चीजें ली गई है नेचर से, उनको जो हम प्रोसेस करते हैं, तो वी मेक समथिंग आउट ऑफ इट, देन दैट बिकम सेकेंडरी। और जब उनको बेचा जाता है आगे फर्दर, देन इट इज टर्शियरी। तो दिस इज हाउ आवर थिंग्स गो। तो हम क्या करते हैं, अपने इंडस्ट्री, अपनी इकोनॉमी को इन तीन मेजर सेक्टर्स में बांट देते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, लैंड, वाटर, सबसॉइल एसेट्स। हम नेचर से जो भी चीज एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट इज इन प्राइमरी। उसके बाद उसकी आगे प्रोसेसिंग होती है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है या फैक्ट्रीज जो बन रही हैं, ये प्रोसेसिंग हो रही है। फनी, हम लकड़ी ले रहे हैं नेचर से प्राइमरी सेक्टर में, फिर उसका फर्नीचर बना रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर में, और जब हम उसको आगे सेल करते हैं, एक रिटेलर कंज्यूमर को सेल करता है, या एक डीलर रिटेलर को सेल करता है, तो हमारे टर्शियरी सेक्टर हो जाता है। तो ये एक बार आप पढ़ लेंगे, फिर इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज हमने डिस्कस की थी डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कुछ बातें थी, क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। तो जो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी है, पॉलिटिकल टेरिटरी है, उसके अंदर पॉलिटिकल फ्रंटियर्स आ गया, इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स एंड एयर स्पेस, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री बेसिस एटसेट्रा। हमारे दूसरे कंट्री में जो है वो हमारे शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स, जो हमारे रेसिडेंट्स किन्हीं दो कंट्रीज में चला रहे, मतलब हमारे शिप्स एंड एयरक्राफ्ट से हमारी कंट्री के रेसिडेंट्स के, लेकिन वो हमारे इंडिया में है ही नहीं, इंडिया के टेरिटोरियल वाटर में नहीं है, वो कहीं, even then those are the part of our economic territory. फिर फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एटसेट्रा, जो हमारे रेसिडेंट्स किसी इंटरनेशनल टेरिटरी में, इंटरनेशनल वाटर में चला रहे हैं, जिसपे हमारा राइट है, वो भी हम इंक्लूड करते हैं। मतलब अभी हम आगे एग्जांपल्स और डिस्कस करेंगे। एक्सक्लूड क्या क्या करते हैं, टेरिटोरियल एनक्लेव्स लाइक एम्बेसीज used and administered by foreign governments, international organizations which are physically located within our geographical boundaries, वो हम इंटरनेशनल टेरिटरी मानते हैं। जैसे WHO का ऑफिस है, वो किसी कंट्री के ऑफिस नहीं कहलाता, भले हमारे यहाँ हो, अमेरिका में कहीं हो, इट इज नॉट बिलोंगिंग टू एनी कंट्री, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेस्को का ऑफिस है। इसी ढंग से IMF का अगर कहीं ऑफिस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, ये सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहलाती हैं। दे आर नॉट ऑफ एनी कंट्री स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। एक डाउट है इसमें, हाँ कि सर अब अगर जैसे अपन लोग ने एम्बेसी से जो रेवेन्यू आता है उसकी बात करी थी, तो उसको अपन लोग FDI में काउंट करते हैं, और जो भी कंट्री की करेंसी होती है उसमें मिलता है अपन को, तो ये किसमें मिलता है, इसका रेवेन्यू लीज जो भी अपन लोग ये लोग बाय करते हैं, तो ये भी IMF वगैरह से जो मिलता है वो, हाँ, जो भी वो लैंड लीज पे लेते हैं, रिसोर्सेज यूज वो करते वो हैं, वो हम फॉरेन एक्सचेंज करेंसी में डील करेंगे। बट डॉलर, अब no, it is their choice. They may pay us in yen, they may pay us in US dollars, whatever they will pay. और हो सकता है उन्होंने हमको इंडियन रुपी में भी दे सकते हैं, because they don't belong to any specific country. तो वो हमारा फॉरेन, देखिए हमारी कंट्री में जो भी फॉरेन करेंसी के फॉर्मेट में आ रहा है, फॉरेन करेंसी के रूप में आ रहा है, वो हमारा फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। और ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हम ये नहीं कहेंगे कि अमेरिका से आया, हम ये नहीं कहेंगे ब्रिटेन से आया, हम ये नहीं कहेंगे कि ये ऑस्ट्रेलिया से आया। IMF से हमें जो पैसा मिल रहा है, वो हमारे को
फॉरेन कंट्रीज मतलब अब्रॉड से मिल रहा है. We may not be able to specify which country, but it is still an international income. Country from abroad, income from abroad. जैसे एक हमने हमारे पास एक ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने हमसे कोई एक लीज पे कोई प्रॉपर्टी ली है एंड देन दे आर यूजिंग इट, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इज यूजिंग इट फॉर, तो वो उससे जो हमको इनकम हो रही है वो हम कहेंगे ऑस्ट्रेलिया से आ रही है. आईएमएफ ने ली है तो हम कंट्री का नाम नहीं ले सकते, बट स्टिल दैट इज एन इंटरनेशनल इनकम, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो विदेश से हो रही है. एक स्पेसिफिकली विदेश से हो रही है बट वो ऑस्ट्रेलिया से हो रही है, एक फॉरेन से हो रही है बट वो किसी कंट्री स्पेसिफिक से नहीं हो रही. ये क्वेश्चन का आंसर हो पाया तुम्हारा कि नहीं हो पाया मुझे नहीं मालूम. ये सर समझ में आ गया मुझे, है ना. हम किसी स्पेसिफिक कंट्री का नाम नहीं ले पाएंगे बट वी विल से कि वी आर स्टिल गेटिंग इट फ्रॉम अब्रॉड, हमको फॉरेन से हो रही है इनकम. ठीक है, एक्सक्लूडेड क्या क्या. ठीक है, अब हम आते हैं इसके इम्प्लीकेशंस क्या है. ये जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं इंडिया अब्रॉड, ये सब ये हम क्यों क्लासिफाई कर रहे हैं ना. अब आपको ये धीरे धीरे समझ आएगा, अभी हम और इसको डीप में जाएंगे. नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स या उससे रिलेटेड जो एग्रीगेट्स हैं ये बेसिकली किसी भी कंट्री की प्रोडक्टिविटी को मेजर करते हैं. ठीक है, रिलेटेड एग्रीगेट से मतलब क्या होता है कि नेशनल इनकम हम कई तरह से निकालते हैं, अलग अलग उसके नाम है, हम वो देखेंगे. फिर हम देखते हैं हमारी जो नेशनल इनकम होती है निकालते हैं हम, उसके दो एग्रीगेट्स की अगर मैं बात करूं तो एक को हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम और एक को हम बोलते हैं नेशनल इनकम, या हम उसको डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं. तो जो प्रोडक्शन एक्टिविटी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रही है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रही है, उसको हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं. तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि हम ज्योग्राफिकल टेरिटरी से नेशनल इनकम के अंदर हम डोमेस्टिक टेरिटरी का क्यों बात कर रहे हैं. हम डोमेस्टिक टेरिटरी की इसलिए बात कर रहे हैं कि हमने वो टेरिटरी डिफाइन कर दी जिसके अंदर जो इनकम हो रही है वो डोमेस्टिक इनकम होगी. हम इसके ऊपर और आएंगे भी आगे, नेक्स्ट सीट में हम इसके ऊपर और डिस्कस करेंगे. फिर जो डोमेस्टिक इनकम होगी उसके अंदर क्या होता है, वो सारे इंडिविजुअल्स जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में रह रहे हैं, भले ही वो इंडिया के लोग हों, चाहे अमेरिका के हों, चाहे पाकिस्तान के हों, चाहे ऑस्ट्रेलिया के हों, चाहे जापान के हों, दे ऑल, उनकी सबकी इनकम हम डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे. ठीक है, तो पहली चीज आपको समझनी है कि हम डोमेस्टिक टेरिटरी निकाल क्यों है. अब डोमेस्टिक टेरिटरी हमको डिफाइन करना इसलिए जरूरी है कि इसके अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी में जिन भी लोगों की इनकम है उसको हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं. ठीक है, हम जैसे मैंने कहा अभी हमारा डिस्कशन इस पे और होगा, ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए, इसको लेकर फिर हम आगे बढ़ते हैं. अब जैसे आपको मुझे बताते चलना है. ठीक है, मैं एक एक करके आप लोगों से पूछते जा रहा हूँ. ठीक है, इसको मैं सिंगल रो में ले लेता हूँ. ठीक है, सबसे ऊपर जो आ रहा है नाम उस हिसाब से पूछता जा रहा हूँ. हिमांशु, इफ द इंडियन शिप्स, कोई इंडिया के शिप्स हैं, वो जापान और चाइना के बीच में दे मूव बिटवीन जापान एंड चाइना, तो वो शिप जो है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा. व्हाट डू यू से? सर वो शिप तो वो शिप, उस शिप पे जो इनकम होगी या जो उस पे, वो हमारी टेरिटरी में आएगा कि नहीं आएगा? सर हाँ वो शिप अपनी टेरिटरी में आएगी, बट वो जो स्टेरिंग में मूव कर रही है वो अपनी टेरिटरी वो इंडियन शिप हमारी टेरिटरी में आएगा. ये मैंने आपको एक चीज पहले डिस्कस की है. देखिए मैंने आपको बताया इंक्लूड क्या क्या होगा. यहाँ पे एक पॉइंट दिया इंक्लूडेड में, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस, रिग्स एक्सेट्रा ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट्स, हमारे रेसिडेंट्स जो ऑपरेट कर रहे हैं वो इंटरनेशनल वाटर में रेगुलेट ऑपरेट कर रहे हैं, इंटरनेशनल एरिया में, उसके ऊपर हमारा राइट है, तो वो हमारी टेरिटरी का हिस्सा है. तो जब मैंने कहा इंडियन शिप है तो मतलब उस पर हमारा राइट है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ, वो शिप जो है वो इंडियन टेरिटरी का हिस्सा है. ठीक है, तो दैट इज देयर. नाउ अंश, द डाबर इंडिया लिमिटेड ऑपरेशंस, दुबई में उनका अगर कोई फैक्ट्री है या ऑफिस है जो भी है, तो वो हमारी टेरिटरी का हिस्सा है कि हमारी टेरिटरी का हिस्सा नहीं है? व्हाट यू से? हमारी टेरिटरी का हिस्सा है शायद. अच्छा, वजह उसकी क्या, क्यों लग रहा है ऐसा? सो क्योंकि वो हमारा ही मतलब एनक्लेव है, हमारी बिल्डिंग है. लेकिन आपकी गवर्नमेंट का नहीं है भाई साहब. तू जाके दुबई में कोई ऑफिस खोल ले और उसके अंदर तू कुछ न कुछ गोरख धंधा कर ले, तो वहां पे पुलिस दुबई की घुस जाएगी, मना नहीं करेगी.
समझिए। तो दुबई में एक प्राइवेट कंपनी, इट इज अ प्राइवेट कंपनी। ये दुबई इज नॉट एन इंटरनेशनल टेरिटरी, ठीक है। ये वहीं यहाँ पे वो नहीं है। इसके ऊपर ये जो कंपनी है डाबर इंडिया लिमिटेड जो है, वो जिस जगह, देखिए डाबर इंडिया लिमिटेड जो है वो एक किसी लैंड पे होगी, किसी चीज के ऊपर होगी, ठीक है। तो वो जो चीज है, वो हमारा जो फिशिंग वेसल्स वगैरह क्या होता है, ये फ्लोटिंग होती है, कहीं भी आती जाती है। लेकिन डाबर इंडिया का जो वहां पे ऑपरेशंस है, वो वहां की कंट्री के जुरिस्डिक्शन पे, उसके ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि वहां जो कुछ हो रहा है वो इंडियन गवर्नमेंट के राइट से हो रहा है। नो, इंडियन गवर्नमेंट हैज नो जुरिस्डिक्शन ऑन दैट। हमारा एक डाबर की जो ओनर्स है उनका राइट हो सकता है, बट द डाबर कंपनी के ऊपर जो वहां पे, वहां की दुबई की जो गवर्नमेंट है या दुबई की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उसके ऊपर अपना कंट्रोल, अपना इंटरफेरेंस कर सकती है कि आप क्या एक्टिविटीज हो रही है। हम उसके ऊपर अपना पूरा जुरिस्डिक्शन नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये जो है, ये हमारी टेरिटरी का हिस्सा नहीं माना जाएगा। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी, अगर ये दुबई के अंदर हमारा इंडियन कॉन्सुलेट का कोई ऑफिस होता तो वो हमारी टेरिटरी होता, बट नॉट एनी प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये चीज का ध्यान रखना। अब जैसे ये फिशिंग शिप्स है, ऐसे पैसेंजर प्लेन। अभी पैसेंजर प्लेन तो दे आर नॉट एनी लोकेशन, इनकी कोई फिक्स नहीं है। ये श्रीलंका, ये ऑपरेट कौन कर रहा है? ये श्रीलंकन एयरवेज ऑपरेट कर रही है, अरिन, एंड इट इज रनिंग बिटवीन त्रिवेंद्रम एंड मस्कट, है ना। त्रिवेंद्रम जो है केरला में, और मस्कट के बीच में एक श्रीलंका की एयरलाइंस जो है वो एक जहाज चला रही है। तो ये हमारी टेरिटरी का हिस्सा, ये जहाज, दिस एयरप्लेन, और इट इज अ पार्ट ऑफ एनी अदर डोमेस्टिक टेरिटरी, किसी दूसरी कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा। सर वो तो श्रीलंका का ही होगा ना, इंडिया का क्यों? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं कहलाएगा। तो मतलब इट्स विद, हाँ क्या कह रहे हो? दिस वॉन्ट बी अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं है। इज दैट ओके? इट इज अ पार्ट ऑफ, ये श्रीलंका की डोमेस्टिक टेरिटरी में, जैसे हमने अभी बात की, जो पहला वाला क्वेश्चन था, पहले वाले क्वेश्चन में जो इंडियन शिप है वो हमारे शिप है, उस पर जुरिस्डिक्शन हमारा, वो भले जापान और चाइना के बीच में चल रहा, इंडिया आता ही नहीं है, वो वहीं चलता है, वहीं रहता है। सो दैट इज अवर डोमेस्टिक टेरिटरी। लेकिन इसी ढंग से जो प्लेन है, ये भले इंडिया और मस्कट जा रहा है, बट ये श्रीलंकन एयरवेज का है। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ श्रीलंकन इकोनॉमिक टेरिटरी, इट इज नॉट अवर्स इकोनॉमिक टेरिटरी, ये हमारी टेरिटरी में नहीं आएगा। सार्थक, नेक्स्ट वन इज पैसेंजर प्लेन ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया बिटवीन इंग्लैंड एंड कनाडा। सर इंडिया की टेरिटरी, इंडिया की टेरिटरी में आएगा, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट इज द ऑफिस ऑफ इंडियन कंपनी। एक इंडिया की कंपनी का ऑफिस है शुभी इन लंदन, तो इट इज अ पार्ट ऑफ, अच्छा शुभी, ये जो हमारी क्लास है, ये हमारा टाइम फिक्स है बिटवीन 1:15 डेली। अगर कभी चेंज होगा तो मैं इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है। देयर इज नो चेंज इन दिस टाइम। तो शुभी, द प्लेन बीइंग ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया बिटवीन इंग्लैंड एंड कनाडा, दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर टेरिटरी। हमारे टेरिटरी में आएगा कि किसी और कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा? अपनी टेरिटरी में आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे अभी हमने श्रीलंका के प्लेन की बात कही, श्रीलंकन एयरलाइंस का है, तो वो त्रिवेंद्रम मस्कट के बीच में, तो वो श्रीलंका की टेरिटरी में आएगा। तो एयर इंडिया इंडिया की कंपनी है, तो उसका जो प्लेन है भले वो कहीं भी चल रहा है, दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमिक टेरिटरी। सो इन दैट केस ध्रुवी, ऑफिस ऑफ इंडियन कंपनी लंदन में एक हमारे ऑफिस, अच्छा ये तो मैंने पूछा था सार्थक से, तो शुभी से मुझे ये वाला क्वेश्चन पूछना था। हाँ, हमारे एक इंडियन कंपनी का ऑफिस है लंदन में शुभी, तो वेदर डोमेस्टिक है, इंडिया की नहीं, अच्छा जैसे डाबर का मैंने बताया कि दुबई में ऑफिस है, तो हमारी टेरिटरी है कि इट विल बी कंसीडर्ड हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी माना जाएगा कि हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी नहीं माना जाएगा? सर नहीं माना जाएगा। तो फिर इसी ढंग से एक इंडियन कंपनी का ऑफिस अगर लंदन में है तो भी वो नहीं माना जाएगा। डाबर इज एन इंडियन कंपनी, सर नहीं माना जाएगा। हाँ, तो इवन दिस ऑफिस एक प्राइवेट कंपनी है, इट इज नॉट अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये प्राइवेट कंपनी। इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूं। मैंने जैसे बताया, मान लीजिए डाबर इंडिया दुबई से कुछ इनकम लेकर आती है और वो इंडिया में लेकर आ रही है, तो इसको हम ये मानेंगे ये फॉरेन से कंपनी अर्न करके इनकम ला रही है, ये फॉरेन करेंसी ला रही है, फॉरेन से इनकम ला रही है,
ये इंडिया में नहीं है, ये दुबई से कमा के ला रही है। तो जो इंडिया का कंपनी का ऑफिस दूसरी जगह पे है वो हमारी टेरिटरी का हिस्सा नहीं मानेंगे, वो इट इज अ पार्ट ऑफ दैट टेरिटरी वहां की। नेक्स्ट इज ध्रुवी फिशिंग बोट्स ऑपरेटेड बाय जापानीज फिशरमैन। जापानीज फिशरमैन का बोट है और दैट इज बीइंग ऑपरेटेड बिटवीन द इंटरनेशनल वाटर्स ऑफ इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के में वो चला रहे हैं उस चीज को। इंडियन ओशन में कुछ हिस्सा ऐसा है जिसमें इंडिया का हक है, लेकिन इंडियन ओशन पूरा का पूरा हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है। इंडियन ओशन में आगे हम जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो बताया भी था, किसने आए थे, सार्थक ने किसी ने बताया था कितने नॉटिकल माइल्स तक हमारा राइट है। ये इंडिया है, तो यहाँ पे कुछ नॉटिकल माइल्स तक हमारा राइट है ना। हमारे ये ऐसा नहीं कि पूरा समुद्र हमारा हो गया, इसके बाद उतना है। तो यहाँ पे जो बाकी का इंटरनेशनल वाटर है, मान लीजिए दूसरी जगह, वहां पे कोई जापानीज फिशरमैन का बोट चल रहा है, तो वो हमारी टेरिटरी का है हिस्सा। जापानीज बोट जो है नहीं, ये दे आर नॉट पार्ट ऑफ अवर टेरिटरी, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा, ये जापानीज में आएगा, जो भी है वो लगाएगा। अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है इंडिया में, तो जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिस लैंड पर है, जिस लोकेशन पर है, वो टेरिटरी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है कि नहीं है? श्योर, व्हाट डू यू थिंक? यस सर, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी। तो इसी ढंग से जैसे डाबर इंडिया का ऑफिस अगर दुबई में है, वो हमारी टेरिटरी नहीं है, वो इकोनॉमिक टेरिटरी उसी कंट्री। उसी ढंग से माइक्रोसॉफ्ट का जो यहाँ पे ऑफिस है वो हमारी टेरिटरी में है, डोमेस्टिक टेरिटरी में। जिस देश में है उस देश की टेरिटरी है वो, माइक्रोसॉफ्ट की टेरिटरी नहीं हो जाएगी वो हमारी टेरिटरी, हमारे कंट्री की ही टेरिटरी कहलाएगी। डाबर इंडिया का ऑफिस दुबई में है, तो वो हमारा टेरिटरी नहीं हो जाएगा, वो दुबई का ही रहेगा। इसी ढंग से किसी फॉरेन कंपनी का इंडिया में ऑफिस है, तो वो हमारी ही टेरिटरी रहेगी, ऐसा नहीं कि उस विदेशी टेरिटरी होगी, वो फॉरेन टेरिटरी होगी, ऐसा नहीं है। सर एक डाउट था मेरे को। हाँ बोलो। सर जैसे अगर कोई भी जो भी एमएनसी रहती है, वो अगर कहीं भी और कंट्री में जाकर सेटअप होती है, तो उसको उस कंट्री के टैक्सेस तो देने पड़ते हैं। बिल्कुल। बट जो वो लोग रेवेन्यू अर्न करके खुद की कंट्री में लेके आते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि मैं इंडिया में रह रहा हूँ बट मेरा बिजनेस यूएस में भी है, मैं यूएस से जो भी रेवेन्यू अर्न करता हूँ, मेरे को उसमें इंडियन टैक्सेस भी देने पड़ेंगे, क्योंकि यूएस को टैक्स पे करना पड़ेगा। उसमें क्या होता है, उसमें दोनों कंट्री की टैक्स पॉलिसी पे डिपेंड करता है। टैक्स का सिस्टम थोड़ा अलग चलता है। बाकी मान लीजिए, है ना, अब यू आर हिमांशु, यू आर सेटल्ड बेसिकली इन इंडिया, तुम इंडियन हो और इंडिया में सेटल्ड हो, तो तुमको इंडिया से भी इनकम हो रही है और तुमको यूएस से भी इनकम हो रही है। तो तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि जो यूएस, पहली बात तो ये कि तो तुम्हारा यूएस में जो एस्टेब्लिशमेंट है दैट इज पार्ट इन द यूएस इकोनॉमिक टेरिटरी में कहलाएगा, वो इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी नहीं कहलाएगा, वो यूएस की इकोनॉमिक टेरिटरी कहलाएगा। एक बात तो ये माना जाएगा कि यूएस की टेरिटरी से तुम जो इनकम अर्न कर रहे हो, वो ये माना जाएगा तुम फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर रहे हो या फॉरेन करेंसी अर्न कर रहे हो, ठीक है। दैट इज, हम इसको नेशनल इनकम में कहते हैं इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मैं अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ इसको, इनको हम कहते हैं इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब मैं एक चीज ये क्लियर कर दूं कि इनकम फ्रॉम अब्रॉड जितनी है वो फॉरेन एक्सचेंज में ही होती हो, जरूरी नहीं है, वो इंडियन रुपये में भी हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए कोई इंडिया में फैमिली रहती है, इंदौर की फैमिली है कोई, उनके यहाँ का कोई लड़का या उनके यहाँ का ब्रदर या कोई फैमिली मेंबर मान लीजिए दुबई में काम करता है और वो अपनी फैमिली को पैसा भेजता है इंदौर में, तो कोई जरूरी थोड़ी कि वो दुबई की करेंसी में ही भेजे, वो उसको इंडियन रुपये में कन्वर्ट करके भी भेज सकता है। बट वो जो भी भेज रहा है वो फ्रॉम अब्रॉड ही माना जाएगा। वो इनकम तो नहीं कहेंगे, खैर वो कमा नहीं रहा, वो अपनी इनकम वहीं से, बट इट इज फ्रॉम अब्रॉड। इसी ढंग से कोई इंदौर का कोई बिजनेसमैन है जिसका दुबई में कोई बिजनेस है और वो दुबई के बिजनेस से अर्न कर रहा है, तो दुबई में जो बिजनेस है वो उसका जो बिजनेस वहां पे है वो इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी नहीं है, नो, इट इज अ टेरिटरी ऑफ दुबई इटसेल्फ। लेकिन वहां से जो उसको इनकम हो रही है वो इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहलाएगी, दैट विल बी कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब जो दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वो टैक्स दो कंट्री का देगा क्या? वो दोनों कंट्रीज के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, टैक्स एग्रीमेंट होता है, उसकी डिटेल में मुझे जाना पड़ेगा। तो वो जो टैक्स एग्रीमेंट है, वो टैक्स एग्रीमेंट ये डिसाइड करेगा कि डबल टैक्सेशन होगा कि सिंगल टैक्सेशन होगा। वो टैक्स अमेरिका का देगा कि इंडिया का देगा, कि इंडिया में भी देगा अमेरिका में भी देगा। कुछ चीजों में छूट देता है, जैसे
इंडिया में क्या होता है, इंडिया में वी एनकरेज पीपल टू ब्रिंग फॉरेन करेंसी, फॉरेन से वो इनकम हमारी कंट्री में लाएं और इन्वेस्ट करें, वी एनकरेज देम। तो ऐसा पॉसिबल है कि हम कहें कि ठीक है, आपने अगर यूएस में टैक्स दे रखा है तो इंडिया में आपको इतना टैक्स कम देना पड़ेगा, ऐसा पॉसिबल है। बट वो टैक्स का क्या रेगुलेशन है वो देखना पड़ेगा। बट ये जरूरी नहीं है कि डबल टैक्सेशन हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि सिंगल टैक्सेशन हो। इट विल ऑल डिपेंड बिटवीन द एग्रीमेंट अमंग द टू कंट्रीज दैट वी आर ऑपरेटिंग इन। हमारे उन कंट्री से क्या एग्रीमेंट है, क्या हमने उसमें कर रखा है कि हमारे टैक्स लॉज क्या कहते हैं, उस बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। Is that okay? Okay sir. ये जो डोमेस्टिक टेरिटरी का है, इसके ऊपर मैं भेजूंगा। मैंने एक वीडियो देखा था लास्ट ईयर यूट्यूब पे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था, है ना। उसके अंदर कुछ ऐसा था कि लोग जा रहे हैं अब्रॉड कहीं बाहर, तो वो अब ये सिटीजनशिप से उसको लिंक किया था। आई विल ट्राई टू शेयर इट समटाइम, ठीक है। तो अब इसी ढंग से अब दूसरी चीज हम बात करते हैं। ठीक है, नाउ शौर्य ने आंसर दे दिया मेरे को। आई एम मूविंग फर्दर। एकता, नाउ इंडियन एम्बेसी इन यूनाइटेड, बड़ा इजी क्वेश्चन आएगा। इंडियन एम्बेसी इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एक इंडिया की एम्बेसी है अमेरिका में, तो इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी कहलाएगा कि वो अमेरिका की इकोनॉमिक टेरिटरी? इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी। तो एक क्वेश्चन और आंसर दे देता हूँ। ये महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड इंडिया की कंपनी है, इसके ऑपरेशन है ऑस्ट्रेलिया में, तो इट इज अ पार्ट, इट इज इन इंडियन इकोनॉमिक टेरिटरी की ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिक? ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक। ये इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी में नहीं है। इसी ढंग से मारुति सुजुकी, अब तो खैर ये मारुति सुजुकी कहना मुझे ये एग्जांपल ठीक नहीं, क्योंकि इसमें सुजुकी, हाँ नहीं मारुति सुजुकी में अभी भी सुजुकी का शेयर है। सुजुकी इज द मेन ओनर ऑफ मारुति सुजुकी। सुजुकी इज द जापानीज कंपनी और उसका मेन कंट्रोल है मारुति सुजुकी में। तो उसी ढंग से मारुति सुजुकी कंपनी का जो प्लांट है इंडिया में, ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक टेरिटरी, वो इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी में कहलाएगा, ठीक है। तो टुडे दीप्ति इज नॉट हियर, ठीक है। सो ये हमको देखना है कि भले ही मारुति सुजुकी कंपनी का जो प्लांट इंडिया में है, तो जिस जगह पे है गुड़गांव में, ऐसा नहीं कि वो जापानीज टेरिटरी हो गया, नो, इट इज एन इंडियन टेरिटरी। तो प्राइवेट कंपनीज जो हमारी हैं, जो एक कंपनीज हैं जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में होती हैं, वो जिस कंट्री में होती है वहां की इकोनॉमिक टेरिटरी कहलाएगी। ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, सेम लॉजिक अप्लाइज हियर। फॉरेन बैंक की कोई ब्रांच है इंडिया में, तो इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी में। अब यूएस की एम्बेसी जो इंडिया में है, ये इंडिया की टेरिटरी में नहीं है। इसके अंदर मैंने आपको कल बताया था लास्ट क्लास में कि इसके अंदर इंडिया की गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं चलता यूएस के एम्बेसी में, वो यूएस के रूल्स रेगुलेशन से चलता है। कोको कोला प्लांट इन इंडिया, कोको कोला का इंडिया में प्लांट है, ठीक है, अमेरिकन कंपनी है कोको कोला, उसका इंडिया में प्लांट है, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। होटल रन बाय ताज ग्रुप इन सिंगापुर, इंडिया का ताज ग्रुप है टाटा का, उसका सिंगापुर में कोई होटल है, सो इन दैट केस दैट होटल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक टेरिटरी, वो सिंगापुर के करेगा। इन्फोसिस ने न्यूयॉर्क में अपना ऑफिस खोला हुआ है, तो इन्फोसिस का जो ऑफिस है इट इज स्टिल नॉट अ पार्ट ऑफ हमारी टेरिटरी में, वो नहीं आएगा, वो न्यूयॉर्क की टेरिटरी, मतलब अमेरिका की टेरिटरी में आएगा। तो इन्फोसिस ऑफिस इन न्यूयॉर्क इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमिक टेरिटरी। ये कुछ पॉइंट्स है, इनका सिग्निफिकेंस अभी आपको एक दो दिन की क्लास के बाद समझ में आएगा कि जो डिफरेंस हम कर रहे हैं इकोनॉमिक टेरिटरी का, ये डिफरेंस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और इससे हम क्या चीज डिसाइड करते हैं, ठीक है। नाउ एनी क्वेश्चंस, अगर आप लोगों ने पहले भी ये शीट देखी हो या और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए, सो दैट आई प्रोसीड फर्दर। ये मैंने ग्रुप में भेज दी है। सर एक डाउट है। हाँ सर, जैसे अपन लोग जब भी एयरपोर्ट पे जाके इमिग्रेशन करते हैं और अपन लोग एक ड्यूटी फ्री जोन में एंटर करते हैं, तो टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं कि वो उस कंट्री के लैंड को कंसिडर नहीं करते कि उस पर इंडियन टैक्सेस अप्लाई नहीं होता, जिसको अपन लोग ड्यूटी फ्री जोन बोलते हैं बेसिकली। तो सर फिर वो किसके अंदर आएगा, बिकॉज वो इंडियन? नहीं, वो बस सही। देखो इसके अंदर दो चीजें हैं, ये जो हम चीज डिस्कस कर रहे हैं ना, ये नेशनल इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं, और इसमें और टैक्स लॉज के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। टैक्स लॉज के अंदर हम कुछ रिबेट दे सकते हैं कुछ कंट्रीज के केसेस में, कुछ पर्टिकुलर रीजन से दे सकते हैं,
ठीक है, उसमें हमने कोई ड्यूटी नहीं लगाई है। कुछ एग्जम्पशंस दे सकते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स को एनकरेज करने के लिए। कुछ कंट्रीज के बीच में आपस में एग्रीमेंट हुआ है तो हम एक दूसरे को कुछ हमारे फ्रेंडली नेशंस हैं उनके उनके साथ हमारे जो टर्म्स है उसको हम प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन नेशनल इनकम का मतलब ये होता है कि हम ये सभी कंट्री, जब हम इंडिया की इनकम को कंसिडर करेंगे कि हम निकाल रहे हैं कि पूरे इंडिया की इनकम क्या है, जिसको हम नेशनल इनकम कहेंगे, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। तो उस केस में हम क्या टेरिटरी लेंगे, हमको कोई टेरिटरी डिसाइड करनी पड़ेगी, है ना। वी हैव टू डिसाइड कि हम जहाँ पे किस एरिया में, क्या वो हमारा जो पॉलिटिकल बाउंड्री है जो मैंने उस दिन बताया था, क्या उस पॉलिटिकल बाउंड्री में जो काम हो रहा है वही हमारी डोमेस्टिक इनकम? नहीं, हमने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे कुछ लोग हैं जो यहाँ पे इंडिया की टेरिटोरियल वाटर्स में जहाज चलाते हैं, उससे उनको इनकम हो रही है। नहीं, हमारे कुछ एम्बेसीज हैं फॉरेन कंट्रीज में, हमने कहा कि क्या वो भी हमारी टेरिटरी में आएंगे? तो हमने ये जो किया हुआ है, या हमारी कंट्री के अंदर जो फॉरेन की दूसरे कंट्रीज के एम्बेसीज हैं वो हमने उसके अंदर से माइनस कर दिए, वो हमने हटा दिए कि उसके अंदर जो हो रही है। तो ये एक नेशनल इनकम पॉइंट ऑफ व्यू, और जो हम ड्यूटी फ्री जोन है या हम जो किसी को एक्साइज की छूट दे रहे हैं किसी का, ये थोड़ा सा दोनों अलग अलग सीन है। तो इसको पूरा, दे आर नॉट सिमिलर, देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस इन दिस, तो दैट डिपेंड्स फ्रॉम डिफरेंट लॉज जो हमारे उस चीज के हैं, उसके हिसाब से उसको डिफर करता है। तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा और रिसर्च कर सकते हैं कि कहाँ पे नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन, नेशनल इनकम निकालने में, और वो जो हमारे ड्यूटी फ्री जोन से उनमें कहाँ सिमिलरिटीज है, कहाँ गैप है, उसका हम थोड़ी सी रिसर्च कर सकते हैं, कुछ थोड़ा सा स्टडी करके हम उन चीजों को निकाल सकते हैं। बट देन दैट इज डिफरेंट पर्पस, उसका पर्पस एकदम अलग होता है, और नेशनल इनकम का यहाँ जो हम निकालते हैं उसका पर्पस एकदम अलग है। ओके सर। तो एक ये चीज हो गई है इसके अंदर, जैसा कि आप कह रहे हो कि आपको अभी अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। दीप्ति, आप कहाँ थे? यू नो देयर इन द क्लास? तो मैं भूल गई थी। तुम भूल गई थी? अच्छा, तुम भूल गई थी। हाउ कैन यू बी सो केयरलेस दीप्ति? भूल गई थी, हाँ नालायक। Now let us proceed. इन लोगों को मैंने टाइम नहीं देखा, मन सोच लो, सॉरी। ओके, ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें नेशनल इनकम निकालनी है किसी भी कंट्री की, तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, चीजों को वो देखते हैं। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था डोमेस्टिक टेरिटरी, हम आगे देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, दूसरी पार्ट। ये हमने क्या क्या इसके अंदर देखा था कि जो हमारी कंट्री है उस कंट्री के अंदर हम अपने सबसे पहले हम डोमेस्टिक टेरिटरी डिसाइड करते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी हम कैसे डिसाइड करते हैं? हमारी ये जो बाउंड्री हो गई कंट्री की, ये हमने ले ली, इसके साथ साथ हमने कुछ चीजें इसमें ऐड, चीजें लेस की। हमने क्या क्या चीजें ऐड की इसके अंदर? हमने अपनी टेरिटोरियल वाटर्स ऐड किए, जो हमारी टेरिटोरियल वाटर्स हैं वो हमने ऐड किए। इसके अंदर हमने अपने ऊपर का एयर स्पेस ऐड किया, वो भी हम ऐड कर रहे हैं इसके ऊपर। अच्छा, एयर स्पेस की इनकम से मैं आपको बता दूं, हमारे ऊपर से दुनिया के जितने भी जहाज क्रॉस होते हैं उसके मैं आपको बताऊंगा, जितने भी किसी भी कंट्री के जो भी फ्लाइट्स हमारे कंट्री के ऊपर से जाते हैं उनको कुछ वो टैक्स देना पड़ता है ना, उनको कुछ चार्जेस देने पड़ते, उसका कुछ नाम है चार्जेस का, मुझे याद नहीं आ रहा। तो अगर मान लीजिए यहाँ से यूएस का कोई जहाज हमारे कंट्री से इधर जा रहा है, इंडोनेशिया जा रहा है, मान लीजिए दे क्रॉस आवर एयर स्पेस, तो दे हैव टू पे सम चार्जेस फॉर इट। सो हम अपनी एयर स्पेस से भी कमा रहे हैं, तो एयर स्पेस जो है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी। और इसी ढंग से हमारे जो जहाज दूसरे कंट्री के एयर स्पेस से जाते हैं, मान लीजिए इंडियन कोई फ्लाइट है जो जाता है, जैसे मैंने आपको उस दिन एग्जांपल दे रहा था कि इंडिया ने और पाकिस्तान ने वो पुलवामा अटैक के बाद में अपने अपने एयर स्पेस इंडिया और पाकिस्तान के फ्लाइट्स के लिए, इवन सिविलियन फ्लाइट्स के लिए ब्लॉक कर दिए थे कि नहीं जा सकता, इंडिया का कोई जहाज हमारे ऊपर से जाएगा। तो उससे उनकी भी गवर्नमेंट को लॉस हो रहा था और हमारी गवर्नमेंट की इनकम को भी लॉस हो रहा था, क्योंकि जो पाकिस्तान के जहाज को अगर इधर ऑस्ट्रेलिया जाना है तो उसको हमारी कंट्री से ऊपर जाने में इजी पड़ेगा, इंडोनेशिया जाना है, यहाँ पे सिंगापुर जाना है तो उसको हमारी कंट्री से ऊपर जाना इकोनॉमिकल पड़ेगा, लेकिन हम वी वर लूजिंग दैट इनकम। और इसी ढंग से
वो लोग भी लूज कर रहे थे, हमारे जहाज को घूम के जाना पड़ रहा था। तो हम अपनी एयर स्पेस से भी कमाते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जब हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी डिसाइड करते हैं, तो डोमेस्टिक टेरिटरी इज नॉट ओनली दिस, ये हमारी बाउंड्री सिर्फ यही नहीं है, हमारा कंट्री जो है ये सिर्फ ये ही नहीं है, इट इज नॉट दिस ओनली। हम इसके ऊपर जो हमारा एयर स्पेस है वो भी लिया, फिर हमने इसके ऊपर जो अपनी टेरिटोरियल वाटर्स है उसको भी इंक्लूड किया, और फिर हमने एक्सक्लूड क्या क्या किया, हमने एक्सक्लूड किया फॉरेन कंट्रीज की जो एम्बेसीज हैं, कॉन्सुलेट्स हैं, जो उनकी एनक्लेव्स हैं फॉरेन कंट्रीज के, भले हिंदुस्तान में कहीं पे, वो हम एक्सक्लूड कर देते हैं। और हमारी कंट्रीज के जो दूसरे कंट्रीज के अंदर जो एनक्लेव्स हैं वो हम इंक्लूड कर देते हैं। तो इस ढंग से पहले हम सबसे पहले नेशनल इनकम निकालने में द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग वी डू, वी हैव टू डिसाइड व्हाट इज आवर डोमेस्टिक टेरिटरी, हमारी टेरिटरी क्या है। That domestic territory is very very different from the geographic territory. It is not same. तो इसलिए आपको सबसे पहले डोमेस्टिक टेरिटरी डिसाइड करना है। तो हम उस टेरिटरी की इनकम को हम निकालेंगे, ना कि हम इंडिया की इस मैप की इनकम को निकालते हैं। हम डिसाइड अपनी नहीं निकालते हैं, इनकम ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी, दैट इज व्हाट वी। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, नाउ हमारी कंट्री में जो ये डोमेस्टिक टेरिटरी है, देखिए मैंने यहाँ पे जो दिखाने की कोशिश की है वो ये दिखाने की कोशिश की गई है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में ये तो आ गया, इसके साथ साथ कुछ चीजें हमने इसमें से माइनस कर दी, कुछ चीजें हमने इसमें ऐड कर दी। इवन इंडिया की जो एम्बेसी फॉरेन कंट्रीज में है वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है, वो भी इंडिया के हिस्सा है। तो इस हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में बहुत सारे लोग रहते हैं, लॉट ऑफ पीपल रिसाइड, है ना, कई तरह के लोग रहते हैं हमारी टेरिटरी के। नाउ द पीपल हु रिसाइड इन अवर डोमेस्टिक टेरिटरी, ये जो पीपल हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में रहते हैं, ये दो तरह के लोग होते हैं। ठीक है, ये जो लोग रहते हैं ये या तो हमारे यहाँ के रेसिडेंट्स हो सकते हैं या दूसरे कंट्री के रेसिडेंट्स हो सकते हैं, जिनको हम नॉन इकोनॉमिक रेसिडेंट्स कहते हैं। मतलब अब यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हमारी टेरिटरी के अंदर, हमारी टेरिटरी में अभी मैंने आपको बताया था, हमारी टेरिटरी के अंदर एक मैकडॉनल्ड्स का, कोको कोला का प्लांट है। ठीक है, कोको कोला का प्लांट है, इसके अंदर एक बंदा है, एक आदमी काम करता है, वो अमेरिकन है, वो महीने में 5 दिन के लिए आता है, फिर चला जाता है, अपना चला जाता है। तो वो हमारी टेरिटरी में, दैट पर्सन इज विजिटिंग अवर टेरिटरी, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी। और हो सकता है कोई जापानीज कंपनी हो, वहां का जापान का कोई आदमी जो है नॉन रेसिडेंट, हमारे कंट्री का रेसिडेंट नहीं है, वो जापानीज का रेसिडेंट है, वो यहाँ पे आके काम करता है, उसको देखता है, वो प्लांट कैसा चल रहा है, फैक्ट्री कैसी चल रही है, वो आके देखता है। मारुति सुजुकी का मैंने एग्जांपल दिया, मारुति सुजुकी इज एन अमेरिकन कंपनी, वो इंडिया की नहीं। तो वो जो है उसमें जो लोग, हो सकता है कुछ उसके अंदर जो लोग हैं काम करने वाले, वो हमारे रेसिडेंट नहीं हो। तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में रहने वाले दो तरह के लोग होते हैं, एक हमारे इंडिया के इकोनॉमिक रेसिडेंट्स कहलाएंगे, एक इंडिया के इकोनॉमिक रेसिडेंट्स नहीं कहलाएंगे। तो दो तरह के लोग रहते हैं हमारी टेरिटरी। तो सबसे पहले हमने नेशनल इनकम निकालने में क्या डिसाइड किया, सबसे पहले हमने कहा भाई अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी बताओ क्या है, हमने डोमेस्टिक टेरिटरी डिसाइड की। फिर हमने ये देखा कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में कौन कौन से हमारे कंट्री के रेसिडेंट्स हैं और कौन कौन से हमारी कंट्री के रेसिडेंट्स नहीं है। जब मैं रेसिडेंट्स की बात करता हूं तो मेरा मतलब सिटीजन से नहीं है, सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटशिप इज डिफरेंट। रेसिडेंटशिप इज इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, सिटीजनशिप इज लीगल कॉन्सेप्ट। सिटीजनशिप लीगल कॉन्सेप्ट है, ये डिसाइड करता है लीगली कि वो सिटीजन है कि नहीं है। लेकिन एक बंदा ऐसा हो सकता है कि वो जापान का सिटीजन हो, लेकिन वो सारा साल भर यही रहता है, इंडिया में ही रहता है, फैक्ट्री की में ड्यूटी लगी, वो सारा काम देखता है। तो वो भले ही सिटीजन जापान का कहलाएगा, लेकिन वो हमारे कंट्री का इकोनॉमिक रेसिडेंट कहलाएगा, क्योंकि सारा काम उसका इंडिया में ही हो रहा है। दैट पर्सन इज इनकम, उसकी पूरी की पूरी इनकम हमारे कंट्री से आ रही है। जैसे हमारे यहाँ के कुछ लोग हैं, वो यूएस में चले जाते हैं, उनको ग्रीन कार्ड अभी नहीं मिला होता, दे आर नॉट द सिटीजन्स ऑफ यूएस एनीमोर, अभी नहीं बने, बट देन देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां पे है, वो सब कमा वहीं पे रहे, सब चीज दे आर अर्निंग फ्रॉम देयर। तो अगर जब यूएस अपनी नेशनल इनकम निकालेगा तो उनको रेसिडेंट मानेगा नेशनल इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट दे आर नॉट दी सिटीजन्स। तो पहली चीज आप ये समझिए कि रेसिडेंटशिप जो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम सिटीजनशिप, वो सिटीजनशिप से अलग होता है। तो हमने क्या किया, नेशनल इनकम निकालने के लिए पहले हमने अपनी डोमेस्टिक इनकम निकाली। डोमेस्टिक इनकम निकालने के बाद में हम ये देखते हैं कि वो हमारे कंट्री का रेसिडेंट है कि वो नॉन रेसिडेंट है।
ठीक है, रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, जो भी, ठीक है, ये दैट इज व्हाट वी डिसाइड। तो हाँ सर जो अपनी कंट्री के जो सिटीजन है जो कंट्री से बाहर है उनके पास में किसी और कंट्री की रेसिडेंटशिप है, तो फिर उनको अपन लोग वैसे क्या बोलते हैं बेसिकली अपने इकोनॉमिक एरिया में काउंट करते हैं नहीं करते हैं? नहीं, देखो वो हम अब सवाल ये उसके अंदर है कि दे आर इकोनॉमिक रेसिडेंट्स ऑफ दैट कंट्री, वो उस कंट्री के इकोनॉमिक रेसिडेंट्स हैं, ठीक है, तो वो नेशनल इनकम उस कंट्री के कंक्लूड होगा, हमारी कंट्री की नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। ओके, एंड एक और डाउट ये था कि अगर कोई भी अपनी गवर्नमेंट कंपनी है तो उनको इंडिया से बाहर एक्सपेंशन करना अलाउड होता है? हाँ हाँ हाँ, अभी अभी जैसे ONGC है, ऑयल नेशनल गैस कमीशन है इंडिया की, इंडियन ऑयल है, इनके फॉरेन कंट्रीज में भी ऑपरेशंस है, ये दे आर गवर्नमेंट कंपनीज ऑफ इंडिया, है ना। तो ये अब जैसे ये जो कंट्रीज है तो इनको भी जैसे एम्बेसी को काउंट करते हैं वैसे ही काउंट करना नो चाहिए? नो नो भी नहीं नो तो नो, प्रेसिडेंट भी आता है। नहीं नहीं, ये ठीक है, दे आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, but then they are the business organizations, so they are not considered to be the part of the economic territory of the home country का they economic territory नहीं है वो, भले इंडियन कंपनीज है बाहर काम कर रही हैं, but then they are considered to be business organizations, भले वो privately owned हो चाहे government owned, they don't get that exclusive right, they don't get that exclusive right। ओके सर। अब रेसिडेंट कैसे डिसाइड होगा कि हमारी कंट्री का रेसिडेंट है कि नहीं? रेसिडेंटशिप डिसाइड करने का एक क्राइटेरिया ये है कि वो जो बंदा है, that person is, the resident is said to be a person or institution who ordinarily resides in a country and whose center of economic interest, उसका economic interest उस country में, उस country से उसकी income है, तो उस person को हम कहेंगे normal resident, and he normally वो since he normally lives of his economic interest, वो भले ही citizen नहीं है लेकिन वो उसी country में रह रहा है और उसी country से अपनी income को earn कर रहा है, तो उस कंट्री का वो इकोनॉमिक रेसिडेंट कहलाएगा। अब इकोनॉमिक रेसिडेंट के लिए एक कंडीशन ये है, शुड एटलीस्ट स्टे 1 year और मोर, मतलब वो लगातार रह रहा हो या 1 साल रह रहा, स्टेइंग फॉर मोर देन a year एंड हैविंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट आर द 2 नॉर्मल कंडीशंस। ये जरूरी है, आप पूरे साल रह रहे हैं तो इस पूरे साल आप इकोनॉमिक इंडिया के इकोनॉमिक रेसिडेंट हो गए, 1 साल आपने यहीं पे आप खर्च कर रहे हैं, यहीं पे आप कमा रहे हैं, यहीं पे आप वेल्थ एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो यू आर इकोनॉमिक रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, भले ही आप सिटीजन किसी और कंट्री के हो, ठीक है, तो नेशनल इनकम में आप आएंगे। अब ये टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है कि इन लोगों से टैक्स, ये अपने कंट्री सिटीजन है अमेरिका के, इकोनॉमिक रेसिडेंट है इंडिया के, तो ये अमेरिका का टैक्स देंगे कि इंडिया का टैक्स देंगे, दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट, ठीक है। नेशनल इनकम निकालने में वो इंडिया के इकोनॉमिक रेसिडेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। पॉइंट्स टू बी नोट, हाँ बोलिए सर। बहुत सारे लोग जो नेपाल से आते हैं। हाँ, अब मैं उस पॉइंट की बात करता हूँ जो उसने रेज किया है। अब इनको कहते हैं कुछ बॉर्डर में लोग काम करते हैं, वो मैं आगे कवर करता हूँ उसको, जो बॉर्डर्स में काम करते हैं, जैसे नेपाल, और आप जाइए ना नेपाल की तरफ जाइए, पाकिस्तान की तरफ जाइए, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं और सामान लेकर और वहां से यहाँ आते हैं, कुली लोग होते हैं, कुछ वर्कर्स होते हैं, दे मूव ऑन। नेपालीज लोग हैं, इंडिया आएंगे, फैक्ट्री में, इंडिया की फैक्ट्री जो नेपाल बॉर्डर पे है वहां पे काम करते हैं, फिर वापस नेपाल चले जाते हैं शाम को या अगले दिन चले जाते हैं, जो भी। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर जब तक रिलेशन नॉर्मल है तो ये ऐसा भी चलता रहता है, ऐसा नेपाल के बीच में चलता रहता है। तो ये जिस कंट्री के होते हैं ये लोग उस कंट्री के माने जाते हैं, भले उनका एक नेपलिस पर्सन है, वो इंडिया आ रहा है, इंडिया में जॉब करता है, इंडिया में जॉब है, इंडिया से उसको इनकम हो रही है, लेकिन वो रहता है, तो वो इंडिया में काम करता है, फिर चला जाता है, काम करता है, चला जाता है, बॉर्डर पे काम करता है, वो इंडिया में पूरी तरह से नहीं रहता, वो आता जाता रहता है, तो वो नेपाल का कहलाएगा, वो इकोनॉमिक रेसिडेंट नेपाल का कहलाएगा, भले उसको इंडिया से इनकम हो। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शंस हैं, बॉर्डर पे काम करने वाले लोग हैं। इवन जो इंटरनेशनल टेरिटरी में वाटर में काम, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया वेसल का, मान लीजिए एक जापानीज श्रीलंकन एयरलाइंस की फ्लाइट है, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, वो त्रिवेंद्रम और मस्कट के बीच में चल रही है श्रीलंका की एयरलाइंस, अब उसमें कोई इंडियन काम कर रहा है, ठीक है। अब वो नहीं, सॉरी, नो दिस विल बी रॉन्ग एग्जांपल। एक इंडिया में WHO का ऑफिस है, दिल्ली में WHO का ऑफिस है। अब WHO का जो ऑफिस है वो तो ना WHO तो ना ऑस्ट्रेलिया कंपनी नहीं, वो तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है। अब वहां पे कोई इंडियन काम कर रहा है, उसको इनकम WHO से हो रही है,
WHO उसको सैलरी देता है, तो वो हम क्या मानेंगे उसको? उस पर्सन को इंडिया के रेसिडेंट मानेंगे कि हम उसको उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हम कहाँ मानेंगे? उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हम इंडिया में माने? तो WHO इस टाइप के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जो बंदे काम करते हैं वो जिस कंट्री के होते हैं उस कंट्री के माने जाते हैं। मतलब इसका ये हुआ कि अगर इंडिया के में दिल्ली के अंदर अगर वेल्थ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑफिस है उसके अंदर एक इंडियन है, वो काम करता है, वो दिल्ली का ही है, जाता आता रहता है। और यहाँ पे एक बंदा और है जो ऑस्ट्रेलिया का है, जो इंडिया में जो ऑफिस है ऑस्ट्रेलियन है, वो यहाँ काम करता है। और एक मान लेते हैं एक यूएस का है, तो इंडियन वाला इंडिया का कहलाएगा, ऑस्ट्रेलियन वाला ऑस्ट्रेलिया का कहलाएगा, यूएस वाला यूएस का कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये WHO का जो ऑफिस है ये किसी कंट्री का नहीं है, ये किसी इकोनॉमिक टेरिटरी का नहीं है, हम ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं वो जिस कंट्री के होते हैं वहां के कहलाते हैं, ठीक है, वो वहां के कहलाते हैं। अभी हम इस पे और थोड़ा सा आएंगे, इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा डीप में। तो पहली बात, वो उस कंट्री में रहना चाहिए मोर देन ईयर, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसमें रहना चाहिए। तो दैट इज द पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक रेसिडेंस। अब इसमें पॉइंट्स क्या क्या नोट करने हैं। नॉर्मल रेसिडेंस में इंडिविजुअल्स भी आते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं। नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इंडिविजुअल्स, संस्थाएं भी होती हैं। जैसे कोई कंपनी है, वो तो लीगल एंटिटी मानते हैं कंपनी को, तो वो कंपनी भी इंडिया की मानी जाएगी, इंडियन इकोनॉमिक रेसिडेंस। अब इसमें क्या होता है, that is foreigners and who reside in a country for more than a year and have economic interest in that country, उस कंट्री में उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। दूसरा, इंटरनेशनल बॉडीज लाइक वर्ल्ड बैंक, WHO, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड are not considered residents of the country in which these organizations operate। जिस कंट्री में है वहां के नहीं माने जाती, but are treated as residents। ये क्या माने जाती है, ऑर्गेनाइजेशंस क्या मानी जाती है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मानी जाती है। मैंने आपसे जैसे क्या कहा कि ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं और लोग भी होते हैं, दोनों इकोनॉमिक रेसिडेंट्स होते हैं। इट इज नॉट ओनली द पीपल हु आर इकोनॉमिक रेसिडेंट्स, इवन द ऑर्गेनाइजेशंस आर इकोनॉमिक रेसिडेंट्स। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसका, ये भी ऑर्गेनाइजेशंस है, ये किसके रेसिडेंट्स हैं? दे आर इंटरनेशनल रेसिडेंट्स कंसीडर करते हैं। However, the staff working in these organizations, इनमें जो स्टाफ काम करता है उसको हम नॉर्मल रेसिडेंट्स उस कंट्री का मानते हैं जिस कंट्री के अंदर ये इंटरनेशनल बॉडी ऑपरेट करती है। अच्छा, सॉरी, ठीक है, आई वाज रॉन्ग इन दैट सेंस, मैंने वहां गलत बोला था। हमारा WHO का जो ऑफिस है अगर वो दिल्ली में है, इट इज सिचुएशन इन दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे भले ही वो ऑस्ट्रेलियन हो, चाहे यूएस का हो, चाहे इंडियन हो, ये सारे लोग इंडिया के इकोनॉमिक रेसिडेंट्स माने जाएंगे, इंडियन इकोनॉमिक रेसिडेंट्स। यस, अगर WHO का ऑफिस जो है इसी ढंग से, WHO का ऑफिस जो है अगर यूएस में है तो उसके अंदर एक इंडियन काम करता है, एक यूएस का बंदा काम करता है, ठीक है, एक श्रीलंकन काम करता है। तो ये सारे के सारे जो है यूएस के इकोनॉमिक रेसिडेंट्स माने जाएंगे, जिस कंट्री में है उस कंट्री के माने जाते हैं, ठीक है। दे आर कंसिडर्ड टू बी ऑफ दैट कंट्री, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसी से रिलेटेड। मैं आपको श्रीलंका वाला एग्जांपल दे रहा था कि श्रीलंका की जो प्लेन है, श्रीलंकन प्लेन, वो श्रीलंका की इकोनॉमिक टेरिटरी है ना, वो काम कर रही है, व्हिच इज रनिंग बिटवीन त्रिवेंद्रम एंड मस्कट, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। अब ये जो श्रीलंका की फ्लाइट प्लेन है जो त्रिवेंद्रम मस्कट के बीच में चलती है, इट इज कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ श्रीलंकन इकोनॉमिक टेरिटरी, श्रीलंका की इकोनॉमिक टेरिटरी कहलाएगी। तो चूंकि ये श्रीलंका की इकोनॉमिक टेरिटरी कहलाएगी, तो इस प्लेन में अगर कोई इंडियन काम करता है तो वो श्रीलंका का इकोनॉमिक रेसिडेंट कहलाएगा, क्योंकि प्लेन किसका है, श्रीलंका का। तो वो वहीं रहता है, वहीं काम करता है, उसी प्लेन पे उसका टाइम जाता है, और जहां वो प्लेन जाता है वहीं पर जा रहता है। तो द पर्सन वुड बी कंसिडर्ड टू बी इकोनॉमिक रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, क्योंकि वो श्रीलंका की इकोनॉमिक टेरिटरी में काम कर रहा है, वो इंडिया का नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट श्रीलंका की इकोनॉमिक टेरिटरी में, उसको वहीं पे इनकम मिल रही है, वहीं पे वो खर्च कर रहा है। तो दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड टू बी अ श्रीलंकन इकोनॉमिक रेसिडेंट। फॉर एग्जाम्पल, इंटरनेशनल
अच्छा देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल बॉडी लाइक WHO लोकेटेड इंडिया इज नॉट अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। WHO हमारे यहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है, बट अमेरिकन्स वर्किंग इन इट्स ऑफिस फॉर मोर देन अ ईयर विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। लेकिन उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, भले ही वो अमेरिकन हो, चाहे ऑस्ट्रेलियन हो, चाहे इंडियन हो, वो इंडिया के रेसिडेंट कहलाएंगे, जैसे मैंने भी आपको कहा। लोकल एम्प्लॉयज working in foreign embassies located in their country are treated as normal residents. For example, Indians working in US embassy located in India are residents of India. वो हमारे इंडिया के रेसिडेंट्स कहलाएंगे कि दे आर द रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे कहने का मतलब है कि न्यू दिल्ली में एक यूके की एम्बेसी है, उसके अंदर एक बंदा काम करता है, तो वो यूके की एम्बेसी तो यूके की इकोनॉमिक टेरिटरी कहलाएगी, नंबर 1। लेकिन जो एक इंडिया में रहने वाला बंदा है वो यूके की टेरिटरी में जाता है, वहां से यूके एम्बेसी में जाता है, वहां काम करता है, तो इस केस के अंदर वो रोज वहां जा रहा है, रोज वापस आ रहा है, ऐसे काम कर रहा है, तो वो ये हम कहेंगे कि रोज वो इकोनॉमिक टेरिटरी यूके की जा रहा है, लेकिन वो उसका हम बोलेंगे इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में, इंडिया का वो नॉर्मल रेसिडेंस कहलाएगा। ही वुड बी कंसिडर्ड एज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भले ही वो काम जो कर रहा है वो यूके की एम्बेसी में कर रहा है, लेकिन नॉर्मल रेसिडेंटशिप से वो इंडिया का रेसिडेंट कहलाता है, इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उसमें थोड़ा सा इस चीज का डिफरेंस है। एक्सेप्शंस कहाँ है इसके अंदर? वर्कर्स फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, जो बॉर्डर क्रॉस करते हैं, है ना, मॉर्निंग में जाते हैं, शाम को आ जाते हैं, इंडियंस हु वर्क इन नेपाल, जो रिटर्न करते हैं इवनिंग में, आर नॉट रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री वेयर दे वर्क। वो नेपालीज रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे, वो इंडियन रेसिडेंट्स कहलाएंगे, वो बॉर्डर में जो काम करने वाले हैं। कुछ एक्सेप्शंस। तो अब हम देखें अगर नॉर्मल रेसिडेंट्स में क्या कहेंगे। एक तो सिटीजन्स इंस्टीट्यूशन, तो हम सिटीजन्स को एक बार तो हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, टू स्टार्ट विद, इसमें हमको प्लस माइनस करना रहेगा। सिटीजन्स एंड इंस्टीट्यूशन, जो इंडिया के इंस्टीट्यूशन से इंडिया के सिटीजन है, वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट्स है। इसमें हम क्या क्या कर रहे हैं? सिटीजन्स ऑफ अदर कंट्रीज, जो दूसरे कंट्री के हैं, जो इंडिया में नॉर्मली रहते हैं 1 साल से ज्यादा और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है, तो वो भी हमारे कंट्री के रेसिडेंट्स कहलाएंगे। तीसरी चीज, जो इंडिया के सिटीजन्स हैं लेकिन वो IMF में काम करते हैं, जो IMF में काम करते हैं, जो फॉरेन बॉडीज हैं, बैंक्स हैं, फॉरेन बैंक्स हैं, इंटरप्राइजेस ऑपरेटिंग इन इंडिया है, ठीक है, और दूसरे फॉरेन एम्बेसीज में जो काम करते हैं, ये भी हमारी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स कहलाएंगे। मान लीजिए एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है इंडिया में और उसके अंदर कोई इंडियन रेसिडेंट काम कर रहे हैं, वो भले ही वो भी हमारे ही कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स कहलाएंगे। वो भले ही उनको फॉरेन की कंपनी से इनकम हो रही है, फॉरेन के बैंक से इनकम हो रही है, या IMF में काम कर रहे हैं, या फॉरेन के एम्बेसीज में काम कर रहे हैं इंडियंस, वो नॉर्मल रेसिडेंट्स इंडिया के कहलाएंगे, भले उनको दूसरे कंट्री से हो रहा है। तो पहले हम क्या चीज देख रहे हैं इसके अंदर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोडक्शन इन डोमेस्टिक टेरिटरी। जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में, डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉट द जियोग्राफिकल टेरिटरी। फिर जो डोमेस्टिक टेरिटरी में इनकम हो रही है वो इनकम होगी हमारे रेसिडेंट्स की भी हो सकती है और नॉन रेसिडेंट्स की भी हो सकती है, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में रेसिडेंट्स भी काम कर रहे हैं और नॉन रेसिडेंट्स भी काम कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम therefore डोमेस्टिक इनकम ऑफ इज द इनकम ऑफ बोथ। जो डोमेस्टिक इनकम हम जिसको बोलते हैं वो इनकम दोनों की है, नॉर्मल रेसिडेंट्स की भी है और नॉन रेसिडेंट्स की भी। तो हमारी टेरिटरी में जितने भी डोमेस्टिक टेरिटरी में काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो हमारी कंट्री के रेसिडेंट्स हो चाहे नॉन रेसिडेंट्स हो, तो उनकी डोमेस्टिक इनकम के अंदर दोनों की इनकम आती है, रेसिडेंट्स की और नॉन रेसिडेंट्स की। नाउ योर क्वेश्चंस, तुम कुछ क्वेश्चन पूछे थे, क्या नाम है, श्योर I don't know whether I was able to वो कवर हुआ कि नहीं हुआ, तुम बोलो क्या पूछना चाह रहे थे। यस सर, हो गया वो क्वेश्चन तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया वो? यस तो अभी मैं अगर इसको एक बार रिकैप करूं, इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारा समझने के लिए, उसको हम इस ढंग से देखते हैं कि
पहली चीज, सबसे पहले डिसाइड व्हाट इज द डोमेस्टिक टेरिटरी। फिर डोमेस्टिक टेरिटरी में जो काम करने वाले लोग हैं वो दो तरह के हो गए, एक हमारे कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स और नॉन रेसिडेंट्स। अब ये कैसे डिसाइड होगा रेसिडेंट कौन है नॉन रेसिडेंट कौन है? जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में है वो तो हमारी कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट है ही है, सवाल ही नहीं उठता। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आता लेकिन फिर भी दूसरी डोमेस्टिक टेरिटरी में काम करते हैं लेकिन फिर भी हमारे रेसिडेंट्स कहलाते हैं। जैसे मैंने आपसे क्या कहा, हमारी कुछ फॉरेन एम्बेसीज हैं, वो तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आती, लेकिन हमारे कंट्री में अगर वो फॉरेन एम्बेसीज हैं और उसमें जो भी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारे इंडिया के जो लोग काम कर रहे हैं वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट्स कहलाएंगे। एक फॉरेन एम्बेसी के अंदर कोई फॉरेन का काम कर रहा है वो नहीं कहलाएगा, लेकिन हमारे यहाँ के कहलाएगा। लेकिन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, WHO है, ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेस्को है, ठीक है, ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर जो लोग भी काम कर रहे हैं चाहे वो किसी भी कंट्री के हों, वो सारे के सारे हमारे इकोनॉमिक रेसिडेंट्स कहलाएंगे। किसी भी कंट्री को, इंडिया में अगर उनका ऑफिस है तो हमारी कंट्री कहलाएंगे, ठीक है। तो ये दो थोड़े से एक्सेप्शंस हैं इसको डिसाइड करने में कि डोमेस्टिक नॉर्मल रेसिडेंट्स किसको कहते हैं। दूसरा, उसके अलावा हम लोग उन लोगों को भी नॉर्मल रेसिडेंट्स के अंदर इंक्लूड कर रहे होते हैं, ठीक है, जो भले ही इंडिया के हैं, वो हमारे बॉर्डर में काम करते हैं दूसरे कंट्री में, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसी दूसरे नेबरिंग कंट्री में है, बट वो हमारे यहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट्स कहलाते हैं बिकॉज दे आर द बॉर्डर। तो ये कुछ उसके क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि वो हमारे यहाँ कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट है या नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल फॉरेन बैंक्स का दिया है ना, मान लो यहाँ क्रेडिट स्विस का कोई ऑफिस है और उसके अंदर कोई इंडिया का आदमी काम करता है, तो वो क्रेडिट स्विस इज नॉट इन अ डिफरेंट डोमेस्टिक टेरिटरी, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में ही है। तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में तो वहां जो काम कर रहा है वो इंडिया का ही रेसिडेंट भी है और इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में काम कर रहा है। लेकिन फॉरेन एम्बेसीज में जो काम कर रहा है और वो जो इंडिया का है पर्सन, वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा, वहां का नहीं कहलाएगा। और इसी ढंग से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जो लोग काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग भी काम कर रहे हैं वो किसी भी कंट्री के हैं, वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट्स कहलाएंगे जब तक वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारे कंट्री में है। तो फॉरेन एम्बेसीज में और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एक डिफरेंस हो गया। फॉरेन एम्बेसीज में जो इंडियंस हैं जो काम कर रहे हैं वही इंडिया के रेसिडेंट कहलाएगा। ऑस्ट्रेलिया के एम्बेसी में जो ऑस्ट्रेलियन काम कर रहा है वो ऑस्ट्रेलिया का रेसिडेंट नहीं कहलाएगा, इंडिया वाला इंडिया कहलाएगा, ऑस्ट्रेलिया वाला ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जो WHO जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो हमारी कंट्री में चूंकि ऑफिस है तो उसके अंदर जो लोग भी हैं वो हमारी कंट्री के रेसिडेंट कहलाएंगे। तो पहला डिफरेंस ये है कि एम्बेसीज में और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग काम कर रहे हैं इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री में, वो इंडिया के रेसिडेंट है। फॉरेन एम्बेसीज में जितने लोग इंडिया के जो काम कर रहे हैं सिर्फ वही इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। एनी क्वेश्चन इन दिस केस? किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए मेरे से। या एनी क्वेरी, एनीथिंग? ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा इन चीजों को, and that is how once you understand this, so you will be able to focus on that.